तो भाई लोग कैसे हो, सब ठीक? तो इस दुनिया को एक चीज चलाती है, वो है फिजिक्स। फिजिक्स के रूल सबको फॉलो करने पड़ते हैं, तुम्हें, मुझे, सलमान भाई, सबको। वॉइस डाउन। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? तो इस दुनिया को चलाने वाली चीज यानी फिजिक्स के बारे में आज हम थोड़ी बात करेंगे। क्या मैंने थोड़ा बोला? तो कहानी शुरू होती है इस इंसान से। ये तो अपना न्यूटन है, आइजैक न्यूटन नाम है। हाँ, ये वही बंदा है जिसके सर पे जब एप्पल गिरता है तो इसे ग्रेविटी के बारे में पता चलता है। भाई ये 20 साल से टॉयलेट में क्या सोचता था। खैर, तो इसने हमें बताया कि इस पूरे ब्रह्मांड में जिस भी चीज के पास मास है वो एक दूसरे मास वाली चीज को खींचती है, जिसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। और दो चीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसका फॉर्मूला हो जाता है F = G इंटू मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इंटू मास ऑफ सेकेंड बॉडी अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इसी के साथ न्यूटन जी ने हमें अपने 3 लॉज भी दिए, जिन्हें हम कहते हैं लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले आ जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब ये होता है कि एक बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगी या फिर मोशन पे रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। दूसरा लॉ आ जाता है F = ma। और तीसरा आ जाता है हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो जरा हम दूसरे लॉ पे थोड़ा गौर फरमाते हैं। तो इसमें F = ma में F होता है फोर्स और m होता है मास। मास का मतलब वजन तो होता है पर वेट नहीं। हाँ, तुमने सही सुना, वेट हर प्लेनेट पे अलग होता है। वेट असल में फोर्स होता है जिससे वो प्लेनेट आपको अपनी तरफ खींच रहा होता है। तो इससे पहले तुम ये सोचने लग जाओ कि तुम्हारा मास ज्यादा नहीं है, बस तुम गलत प्लेनेट पे हो। मैं ये तुम्हें क्लियर कर दूं कि जो तुम्हारे घर में वेइंग मशीन है वो तुम्हें तुम्हारा मास ही मेजर करके देती है, वेट नहीं। वेइंग मशीन मास मेजर करके देती है। खैर, ये तीसरी चीज है एसेलरेशन। पर एसेलरेशन को तुम बस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी समझ सकते हो, और वेलोसिटी को तुम समझ सकते हो स्पीड विद डायरेक्शन। ओके, तो अब अगली चीज पे चलते हैं। अगर फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आएगा। मतलब साइंस की लैंग्वेज में अगर तुम किसी दीवार को धक्का दे रहे हो लेकिन वो जरा सी भी मूव नहीं हुई है तो तुमने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। चीज हमारे पास आ जाती है एनर्जी। एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है और वर्क की भी जूल, मगर इसका मतलब क्या वो सेम है? नहीं, वो अलग है। वो वर्क है एनर्जी यूज और एनर्जी है वर्क डन। एनर्जी अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और एनर्जी ना ही क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल के तौर पर तुम कार को ब्रेक मार के रोकते हो तो कार की काइनेटिक एनर्जी ब्रेक और टायर के द्वारा प्रोड्यूस की गई हीट से एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो जाती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कार की काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है। तो जब बात आ चुकी है हीट की, तो लेट्स टॉक अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्म आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब होता है मेजर ऑफ डिसऑर्डर या रैंडमनेस। एग्जाम्पल के तौर पर जो आइस होती है वो लोअर एंट्रोपी में होती है, लेकिन जो वाटर होता है वो हायर एंट्रोपी में होता है, क्योंकि वो हायर ऑर्डर ऑफ डिसऑर्डर में होता है। तो एंट्रोपी हमें बताती है कि एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग फॉर्म्स के अलग अलग यूज किस तरह से किए जाते हैं। क्या होगा अगर तुम पानी को फ्रीजर में रख दोगे? क्या एंट्रोपी कम होगी? द आंसर इज नो, क्योंकि तुम्हारा ये पानी तो बर्फ बन जाएगा, मगर फ्रिज के द्वारा एनवायरनमेंट में हीट रिलीज होगी और ओवरऑल एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब बात आ चुकी है फ्रिज की, तो अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी तब जनरेट होती है जब चार्ज फ्लो होते हैं। चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है दैट लाइक चार्जेस रिपेल, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। और अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है F = K Q1 × Q2 अपॉन R², जिसमें Q1 और Q2 जो है वो दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड होता है। हाँ, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा मैच करता है हमारे ग्रेविटेशन वाले फॉर्मूले से। इसका मतलब ये नहीं है कि कूलम भाई साहब ने न्यूटन का फॉर्मूला चेप है, बस ये है कि चार्जेस भी मास की तरह बिहेव करते हैं। करंट को हम कहते हैं चार्ज फ्लोन पर टाइम, और रेजिस्टेंस हो जाता है टेंडेंसी टू अपोज करंट। और इसी के साथ हमारा ओम्स लॉ आ जाता है, जो हमें बताता है कि वोल्टेज अक्रॉस अ बैटरी इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। इसी के साथ ये जान लेना भी बहुत जरूरी है
कि करंट को मेजर करने वाली डिवाइस को एमीटर कहते हैं और वोल्टेज को मेजर करने वाली डिवाइस को वोल्ट मीटर कहते हैं। जब साइंटिस्ट ने करंट को फ्लो किया तो उन्हें कंपास में डिफ्लेक्शन दिखा, जिससे ये पता चलता है कि जब सर्किट में करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिससे एक नई टर्म बनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो जब भी सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो किया जाता है तो वो बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, समझ गए। तो हमारी बात शुरू कहां से हुई थी? हाँ, फ्रिज से। मगर फ्रिज में क्या होता है? फ्रिज में एक लाइट होती है। हाँ, वही लाइट जिसे तुम बचपन में चेक करते थे कि वो फ्रिज के बंद होने के बाद भी बंद हो जाती है या नहीं। लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और अपने सामने आए हुए मीडियम के हिसाब से रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट करती है। लेकिन अब हम बात करने वाले असली मैस की, लाइट की रियल मैस की बात करने वाले हैं हम। तो लाइट एक वेव होती है, क्योंकि जब उसको डबल स्लिट से पास किया जाता है तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न शो करती है, जो कि एक वेव का काम होता है। जैसे कि वाटर में अगर हम दो वेव्स को फॉर्म करेंगे तो वो भी इंटरफेरेंस पैटर्न शो करती है। ठीक है। तो इसका मतलब लाइट वेव होती है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि लाइट वेव नहीं होती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आइंस्टाइन ने कहा था। तो आइंस्टाइन जी का कहना था कि लाइट एक वेव नहीं बल्कि पार्टिकल नेचर की होती है और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी फोटॉन से मिलकर बनी होती है। कहीं ये फिजिक्स की एक नई ब्रांच ना खोल दें। तो सही क्या है, लाइट वेव या फिर पार्टिकल नेचर? तो असल बात यह है कि लाइट जो है वो डुअल नेचर की होती है। ऐसा समझो कि उसके पास कुछ जादुई शक्तियां होती हैं, जिससे जब भी कोई उसे ऑब्जर्व करेगा तो वो पार्टिकल नेचर शो करेगी, लेकिन वैसे वो वेव नेचर शो करेगी। थोड़ा वियर्ड है, मगर जो है वो है, इट्स नेचर, यू नो। तो क्या मैंने तुम्हें बताया था कि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, अप्रॉक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहीं से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है, जहां न्यूटन की मेहनत को नष्ट करते हुए आइंस्टाइन बताते हैं कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है मगर एक कॉन्सिक्वेंस होता है, मास का स्पेस टाइम में फैब्रिक को बेंड करना। ग्रेविटी फोर्स नहीं है, लाइट वेव नहीं है, ये चल क्या रहा है भाई? तो बेसिक्स ऑफ फिजिक्स यहीं पे खत्म हो जाते हैं। अब केवल एक चीज बची है फिजिक्स में, जो कि है क्वांटम फिजिक्स, जिसके लिए मुझे लगता है ये वीडियो काफी नहीं होगी। लेकिन क्वांटम फिजिक्स पे जल्द ही वीडियो आएगी। मेरी तरफ से बस इतना ही। हाँ, तो तुम्हारी फीस हो जाती है एक लाइक, एक सब्सक्राइब और अपने चड्डी वड्डी के साथ शेयर भी कर देना।